Hello, friends. Welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So, students, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन. So, students, greenhouse effect. Greenhouse effect is a natural process. क्या है ये आपको याद रखना है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? नेचुरल प्रोसेस. और इस प्रोसेस में क्या होता है? वार्म्स द अर्थ सरफेस. वार्म है गर्माहट अर्थ में पैदा करना. व्हेन द सन एनर्जी रीच द अर्थ, मतलब जब सोलर रेडिएशन या सन रेडिएशन अर्थ के पास पहुंचती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंचती है, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में बैक, एंड कुछ जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड सम री रेडिएटेड. अब ये मतलब आपको समझना है, और इस री रेडिएटेड की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, आपको मैं सिंपली एक समझाती हूँ. ठीक है, ये सन है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई. ठीक है, ये और हमारी ये अर्थ है. ठीक है, सन से कुछ रेडिएशंस आई, सन एनर्जी आई जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही थी. इनमें से कुछ थी वापस चली गई, मतलब एटमॉस्फेयर से ही वापस चली गई, और जो अंदर आ रही थी वो एब्जॉर्ब किसने की? हमारी अर्थ ने. और जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या होती है? वार्म. लेकिन जब ये वाली रेज बैक, मतलब री रेडिएट क्या होता है? बैक टू, मतलब वो भी दोबारा से वापस जब जाती हैं, लेकिन उनका ट्रैप हो जाना किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाना, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. और वो ट्रैप क्यों हो जाते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस तो पहले भी प्रेजेंट थे ना नेचर में. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज गैसेस वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. बट जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई. तो क्या हुआ? जो री रेडिएटेड रेडिएशंस होती थी वो ट्रैप हो जाती थी इन मॉलिक्यूल से, जिससे क्या होता था कि इन अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, सो आपको सबसे पहले याद रखना है ग्रीन हाउस गैसेस. सो गैसेस से आप ये नहीं सोचना वाटर वेपर कैसे हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखने के वाटर वेपर ऑल्सो कम अंडर ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाई, इनके आपको केमिकल फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2 है. मीथेन का क्या है? CH4. नाइट्रस ऑक्साइड NO. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ये आ जाएगा. ओजोन O3, एंड सम आर्टिफिशियल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब यहीं से CFC से एक बात मुझे याद आती है. प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1997 मेरे ख्याल से. तो ये क्योटो डेट इतनी मतलब मैटर नहीं करती, आप इसे प्रोटोकॉल के बारे में सुनिए. जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए आया था. इस प्रोटोकॉल में क्या था कि द यूज़ ऑफ CFC गैसेस, तो यूज़ मतलब जो हम वो वाली चीज़ें जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा इमिट होती हैं, उनका यहाँ पे मतलब उनको बैन किया जाए, उनका यूज़ करना, इस्तेमाल करना बंद किया जाए. क्योटो प्रोटोकॉल में ये था. आपको ये याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था और CFC के लिए था. ये आपको याद रखना है. ठीक है, इसमें ये था कि CFC का जो यूज़ है वो बैन किया जाए, और यहाँ तो बहुत ही कम इसको इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, द एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द एटमोसफेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो री रेडिएटेड जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस. क्योंकि अब ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो री रेडिएटेड हमारी जो रेज होती हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, जो अर्थ सरफेस है वो क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है. दिस प्रोसेस maintain the earth's temperature around 33 डिग्री सेल्सियस देन इट वुड बी अदरवाइज बी अलोइंग लाइफ ऑन अर्थ. मतलब अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक अगर सब ज़रा ध्यान से सुनिए. अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन एज पर द नेचर, जैसे नेचर ने उस एटमॉस्फेयर में उनकी अमाउंट रखा था, अगर उस अमाउंट में नेचर में रहती हैं, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. क्योंकि वो अर्थ को गर्माहट करती है. गर्म होने की वजह से, अर्थ के उस टेम्परेचर होने की वजह से लाइफ सस्टेन होती है अर्थ में.
अगर जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई हो गया ना, हमारी जो कंसनट्रेशन है गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गई, जहाँ गैसेस 10% वो ट्रैप करती थी गैसेस को, अब क्या करने लगी है 20%। 20% क्यों हो गई है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका जो कंसनट्रेशन अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस ज़्यादा गर्म हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रीन हाउस गैसेज आर गुड फॉर अस, बट जब तक वो नेचर के अकॉर्डिंग के अमाउंट के बराबर वो प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगी वो क्या बन गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आर यू गेट? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इफेक्ट क्यों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह हो रहा है, आप सबको पता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मेजरली किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। एंड अदर इफेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर, लैंड क्लियरिंग आर इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ green house gases. This is enhance the greenhouse effect which is contributing to warming of the earth. अब जो अब ये भी है कि अगर आपको ऑप्शंस में भी आता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एनहेंसमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, अब ये स्टेप है कि एटमॉस्फेयर में रेडिएशन कैसी आती है, किस तरह वो स्पेस में वापस जाती है और किस तरह वो ट्रैप होती है, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सोलर रेडिएशन रीच द एटमॉस्फेयर। सिंपल है, सूरज से रेडिएशन एनर्जी आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस। ठीक है, सिंपल हुआ प्रोसेस। सन ने क्या किया, 100 रेडिएशंस भेजी थी और जिसमें से 80 क्या हो गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी, और जो 20 थी वो वापस चलेगी। ये फर्स्ट स्टेप क्या है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई थी, एंटर हो गई थी, इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड ओशन हीटिंग द अर्थ। अब क्या होगा, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन एंटर हो गई थी, अब उन्होंने उसको, उनका क्या हुआ, जो अर्थ थी हमारी, जो लैंड थी हमारी और या ओशन थे हमारे, उन्होंने उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर। जब उन्होंने एब्जॉर्ब किया सन एनर्जी को, तो क्या हुआ, हमारी अर्थ की हीट, मतलब वार्म अप हुआ हमारी अर्थ का। ठीक है, उसी वार्म अप की वजह से हमारे अर्थ में लाइफ है। ठीक है, इस टेम्परेचर की वजह से, राइजिंग इन टेम्परेचर जो हमारे लिए रिक्वायर था, उसी की वजह से अर्थ पर लाइफ है। फिर क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद तीसरे स्टेप में क्या हुआ, हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स स्पेस। अब क्या हो, जब अर्थ गर्म हो जाती है ना, जब अर्थ गर्म हो जाती है उसमें से भी हीट बाहर निकलने शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, हीट बाहर निकलने शुरू होती है, और वो हीट किस तरफ जाती है, स्पेस में दोबारा से वापस जाने लगती है, क्योंकि अर्थ गर्म हो गई है, जो एक्स्ट्रा होता है वो चला जाता है। तो हीट अप होने के बाद वहाँ से हीट रेडिएशन इमिट होने लगी। अब क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो हीट है, जो वापस जा रही होती है हीट, जो अर्थ से वापस जा रही होती है, उनको, उसको कौन पकड़ लेता है, ग्रीन हाउस गैसेस। और उनका पकड़ना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैप करना भी बहुत अच्छा है, तभी ही अर्थ गर्म रहेगी और लाइफ सस्टेन होगी। अगर जो अर्थ ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, अगर वो वापस स्पेस में चली जाएंगी तो अर्थ तो गर्म रहेगी नहीं, वो ठंडी रहेगी। तो उसको गर्म करने के लिए कुदरत ने उसके लिए क्या बनाया है, ग्रीन हाउस गैसेस। उन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारी हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है और अर्थ क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब फोर्थ, अब इफेक्ट, अब ये गैसेस इफेक्ट कैसे बनती, अब फिफ्थ स्टेप में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में जैसे हम जब होता है ये जब मतलब हम ना ये हार्वेस्टिंग करने के बाद, आपने पंजाब वाली साइड भी देखा होगा, क्या कर देते हैं, आग लगाते, जो बीच में बात मतलब बच जाता है उसको आग लगाते, जिसकी वजह से आपने देखा था लास्ट ईयर कितना दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके लिए मुद्दा उठाया था। एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग आर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब क्या हुआ, जब नेचर के पास अपने अमाउंट में प्रेजेंट थी, अगर नेचर ने 10% ग्रीन हाउस गैसेज रखी हुई हैं, तो वो अर्थ को वार्म करने के लिए इनफ थी, मतलब उतना रिक्वायर्ड था, तो उतना ही चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनका जो अमाउंट है 10 से 20% हो रहा है, कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इनटू द एटमोसफेयर। अब क्या हो गया,
दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना, जो रेडिएट हो रही है, वो कौन ट्रैप कर देता है, ग्रीन हाउस, जो एक्स्ट्रा जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो ट्रैप कर दे। एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, राइज, टेम्परेचर टू राइज। अब मेरी बात समझ आ रही है कि जब तक अर्थ का ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन नेचर ने जिस तरह रखी थी उस तरह थी, तो वो बहुत अच्छी थी हमारे लिए, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है, तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर फिजिकल जो थिंग्स है हमारे इन्वायरमेंट की, वो उसमें हार्म हो रही हैं। ठीक है, अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या क्या। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, और किसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस को क्यों अब इफेक्ट में लाया गया, और आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूरा मतलब अर्थ का टेम्परेचर रेज हो रहा है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है, राइज इन सी लेवल, राइज इन ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जब अर्थ गर्म हो रही होगी ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा। वर्सिंग हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरिया, चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई। तो ग्रीन मतलब जब गर्माहट गर्म हो जाएगी, खुश्की, बड़ा कुछ इफेक्ट होता है, वाटर साइकिल इफेक्ट हो रहा है कि बारिश वगैरह सब कुछ इस चीज़ से इफेक्ट हो जाएंगी। इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर एंड इफेक्ट ऑन ओशनिक क्लाइमेट। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या है, राइज इन टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें भी यही होता है, राइज इन सी लेवल होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, ये सब इसी के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, ओजोन डिप्लेशन। हम तो जानते हैं ओजोन क्या लेयर है, जो किस में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर, इतना तो आपको पता होगा ना। ओजोन किस एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है। अब डिप्लेशन क्या है, अब जो लेयर है उसकी थिकनेस का रिड्यूस होना, थिनिंग होना, थिन होना, ओजोन लेयर का पतला होना, उसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। और वो भी डिप्लीशन जो हो रहा है वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द CFC। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन, द ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर का फंक्शन क्या, रिड्यूस अ हार्मफुल यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है, जो सूरज से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है ना, उसको उससे बचाना। कि ओजोन लेयर इसको अलो नहीं करती, हार्मफुल रेडिएशन को अलो नहीं करती है अर्थ सरफेस की तरफ जाने के लिए। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये हमें पता है कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में। 15 to 35 अबव, ये भी कभी कभी रेंज पूछ लेते हैं कि अर्थ सरफेस से कितना ऊपर मतलब प्रेजेंट है। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर एंड हैज़ रिलेटिवली हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, अब आपको क्या क्या इस चीज़ में याद रखना है, किनको प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ठीक है, ये अर्थ के कितनी रेंज ये आपको याद रखनी है, और कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है, और कंसंट्रेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। अब मैंने कल के लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था ओजोन इज ऑल्सो हार्मफुल ना, मैंने बताया बैड ओजोन। तो दिस वन जो हम इस वाली ओजोन की बात कर रहे हैं, इट इज़ गुड ओजोन, अपर लेयर ओजोन। ठीक है, विच इज़ मेड बाय द नेचर इट सेल्फ। तो जो ओजोन क्रिएट हो रही है किसकी वजह से, जो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट, पोल्यूशन में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट होने के बाद जो ओजोन बना रहे हैं उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज अपर लेवल ओजोन विच इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लेशन इज अ ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन एक्चुअल में क्या है, ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द ओजोन अर्थ ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। आई थिंक देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस मच, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ओजोन लेयर में डिप्लेशन का क्या मतलब है। ठीक है, लेयर का थिन हो जाना, थिकनेस का कम हो जाना, उसको ओजोन लेयर डिप्लेशन का है। ओजोन डिप्लेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मच लार्जर स्प्रिंग टाइम डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अराउंड द पोलर रीजन विच इज रेफर टू एज द ओजोन लेयर। अब क्या है, ओजोन डिप्लेशन में क्या है, पोलर रीजन मतलब जो थिकनेस है ना ओजोन लेयर की, वो पोलर रीजन्स में अलग है, मतलब वेरी करती है थिकनेस जो है ओजोन लेयर की, वो थिक वेरी करती है अराउंड द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। और आप जानते हैं कि ओजोन होल क्या है, ओजोन होल क्या है, कि जो मतलब
वो वाला एरिया ओजोन लेयर का जहाँ पे ओजोन की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और आप हम ये जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि हमें अंटार्कटिका के ऊपर ये ओजोन होल दिखा है, तो वहाँ पे ये ओजोन होल प्रेजेंट। और हम जानते हैं ओजोन जो पोलर रीजन अंटार्कटिका इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पोलर रीजन, तो थिकनेस वेरी हो गई यहाँ पे। सो नेक्स्ट, सो ये आपको आई थिंक ये आपको पता होगा, ये मैंने पीछे ही बताया। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। दीज आर द लेयर: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर से ऊपर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। फिर ये लेयर है, और आपको बस याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ओजोन डिप्लेशन अब कैसे हुआ? इन 1985 यूजिंग सैटेलाइट बलून्स। सैटेलाइट बलून्स मतलब उन्होंने बनाया, जिसकी मदद से उन्होंने ओजोन होल भी डिस्कवर किया था। आप सुनिए, a team of researchers had discovered the balding patch of ozone in the upper stratosphere, the size of the United States over the अंटार्कटिका। तो एक टीम ने डिस्कवर किया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है। तो ये जो टीम है, मैं नाम बताती हूँ: जो फरमन, ब्रियान गार्डनियर एंड जोनस शैंकली। पर जब आप बुक्स में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फरमन का ही नाम आता है कि हु डिस्कवर द ओजोन होल, ठीक है, हु डिस्कवर द ओजोन होल। बाकियों के जो दो नाम है वो जस्ट विद हिज कलीग इस तरह बताते हैं। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। जॉन फर्मन आया, उसको टिक कर दो। अगर तीनों के नाम आए तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों के नाम, जिन्होंने ओजोन डिप्लेशन और ओजोन होल डिस्कवर किया था, ठीक है। अब क्या है? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये क्या है? ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी मदद से हम ओजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इस स्पेक्ट्र, जैसे बीपी के लिए हमने अलग एपरेटस होता है ना, बीपी एपरेटस अलग होता है, स्टेथोस्कोप फॉर चेकिंग द, जो डॉक्टर, हर चीज़ के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही ओजोन के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। यूज बाय द नासा। इसको कौन यूज करता है? नासा, टू मेजर द ओजोन कंसंट्रेशन। ओजोन कंसंट्रेशन के ही, या ओजोन थिकनेस के इज द सेम थिंग, ठीक है। अ सैटेलाइट बॉर्न आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट बॉर्न इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वॉज लॉन्च इन 1996, मेक्स 35 मेजरमेंट एवरी 8 सेकेंड। मतलब कितने मेजरमेंट करती है? 35। ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि टॉम्स है क्या, ठीक है, और इसको कौन यूज़ करता है और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये चीज़ें आपको याद हैं। सो लेवल ऑफ द ओजोन आर मेजर इन डॉप्सन, डी यू, ये याद रखना। साउंड का मैं कन्फ्यूजन नहीं होना, साउंड का क्या है? डी बी, ये याद रखना। साउंड का हमने कल पढ़ा था डी बी है, ठीक है, लेकिन जो ओजोन लेयर का क्या है? डॉप्सन है, डी यू, डॉप्सन यूनिट। वेयर 100 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। बस इतना ही आपको याद रखना है। यूनिट इसका याद रखना है। किसने डिस्कवर किया? इन 1985 में डिस्कवर किया गया ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिका। और उसको डिस्कवर करने वाला कौन था? जो फर्मन और उसके कलीग्स थे। तो आप प्लीज़ उन दोनों साइंटिस्ट के भी नाम याद रखना। क्या पता, क्योंकि JKSSP का बहुत हाई लेवल हो गया अब, सो हमें हर कॉर्नर, हुक एंड कॉर्नर से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड द ओजोन होल, किस लिए है? इज मैन्युफैक्चर केमिकल, स्पेशली द मैन्युफैक्चर हेलोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉल्वेंट, प्रोपलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, दीज ऑल आर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ये आप क्या जाएंगे? CFC। सो दीज आर, जो रेफ्रिजरेटर में हम फ्रीऑन यूज़ करते हैं, इवन हम रेफ्रिजरेटर में CFC यूज़ करते हैं। ये कूलिंग एजेंट का जैसे काम करते हैं, फ्रीऑन्स वगैरह, ये फ्रीऑन के स्पेलिंग है। ये कूलिंग एजेंट का काम करते हैं। ये AC में भी इस्तेमाल होता है, फ्रिज में भी इस्तेमाल होता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से अर्थ, जो अर्थ की लेयर है ओजोन, वो डिप्लीट हो रही है। अब जैसे पीछे मैंने ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल बताया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था, ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, विच इज़ फॉर ओजोन डिप्लेशन और ओजोन लेयर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें इतना बताने की सोच अब, ठीक है। ये देखिए, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड इन 1987 टू यूनाइट द वर्ल्ड टू कट आउट द प्रोडक्शन एंड आउटपुट ऑफ द ओजोन
डिप्लीटिंग सबस्टांसेस। सो इसमें इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको जस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये रखना है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, और स्पेशली किसके लिए था, सीएफसी के लिए। किसके लिए था स्पेशली, सीएफसी का यूज़ कम किया जाए, ठीक है, सीएफसी का यूज़ कम किया, ये आपको याद रखना है। ये देखिए मेंटेन, लास्ट वाली लाइन देखिए, मेंटेन एयर कंडीशनर एज इज मैनुअल फंक्शन कॉज सीएफसी टू एस्केप टू द एटमोसफियर। सो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो अर्थ है हर तरह से इफ़ेक्ट की जा रही है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इनिशिएटिव रहे टू प्रोटेक्ट द अर्थ, तो क्यों नहीं हम अर्थ को बचा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ इंडिविजुअल इनिशिएटिव, तभी हम अर्थ को बचा सकते हैं, ठीक है। The Monetary Protocol phased down the consumption of production of different ozone depleting substances, stepwise manner and different timetable for developed and developing countries. So Monetary Protocol actually क्या था कि जो वो वाली substance जो ओजोन डिप्लीट करती हैं उनका इस्तेमाल करना कम हो जाए, ठीक है, दिस इज कम हो जाए, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन डिप्लेशन एंड दिस थिंग। एक और चीज़ पढ़ लीजिए, द व्हीकल emit a large amount of greenhouse gases that led to global warming as well as the ozone depletion, ठीक है, as well as the ozone depletion. So greenhouse effect, green global warming and ozone depletion, all three are interrelated to each other, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ओजोन। अब ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है, ठीक है, 10% डिप्लेशन इन ओजोन रिजल्ट इन 30% स्किन कैंसर। अब ओजोन डिप्लेशन से क्या क्या होता है, स्किन कैंसर, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है, प्री मैच्योर एजिंग हो जाना, रिंकल्स जल्दी आ जाना। सिंस बेनिफिट ऑफ सनलाइट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स डैमेजिंग इफेक्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजर। मतलब सनलाइट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर एक्सपोजर हमें हार्म कर सकता है, एंड सिंपल प्रोटेक्ट precaution to protect yourself. So these are the effect that is caused by the ozone depletion. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता देना था, मुझे भूल गया था बताना। ये कभी कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस ट्रेजेडी में कौन सा केमिकल था, ये आपको याद है, इसमें और कुछ याद रखने की बात नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे कल बताना था, मुझे भूल गया बताना, तो आपको प्लीज़ ये याद रखें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है, याद रखना। और इंडियन कंपनी थी ये, ठीक है, इसका अभी तक इफ़ेक्ट है, मतलब बच्चे माल न्यूट्रिएंट, मतलब बहुत सारे डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर, इफ़ यू लाइक द लेक्चर शेयर एज मच एज यू कैन। आई होप आपको पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लेशन, कियोटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको समझ आ गया होगा। हाँ, इनफैक्ट अगर कुछ न्यू इसमें ऐड करना होगा मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपको बता दूंगी, पर जितना आपको नीड है ना उतना मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अदर भी हैं प्रोटोकॉल्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए और ओजोन डिप्लेशन के लिए हैं, मैं उनके उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।